हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग एक नया सेशन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट ब्लड। ठीक है, बेसिकली हम सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करना चाहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत करने से पहले हमें ब्लड एक बार बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे ब्लड का, कुछ अलग अलग पैरामीटर्स, प्लाज्मा, टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये सब हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है। जब हम बात करते हैं ह्यूमन टिश्यूज़ की, तब हम कहते हैं कि टिश्यूज़ आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड नंबर पे है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड नंबर पे है मसल्स और फोर्थ नंबर पे है नर्वस टिश्यू। कौन कौन से? सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड पे मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ पे नर्वस टिश्यू। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये ध्यान रखें आप। ब्लड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको आप लोग कुछ बुक्स में पढ़ोगे कि इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। कुछ बुक्स में इसको लिखा हुआ है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी सही बात है। ठीक है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। बट एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि ब्लड इज़ अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं ऐसा? क्योंकि क्या होता है कि देखो, जब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो सबसे पहले बात आती है फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट्स की। मतलब आपको सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या मिलेंगे? फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट्स। लेकिन ये दो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट कभी भी आपको ब्लड में देखने को नहीं मिलते, इसलिए ये एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। आप खुद सोचें कि अगर ब्लड में फाइबर्स अगर प्रेजेंट हो गए, है ना, जैसे कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, है ना, रेटिकुलर फाइबर्स, ये 3 तरह के फाइबर्स आप पढ़ते हो कनेक्टिव टिश्यू में। तो अगर फाइबर्स ब्लड में होने लग गए, तो ये फाइबर्स ब्लड के अंदर ही आपस में इस तरह से उलझ के ब्लड के फ्लो को हिंडर कर सकते हैं। इसलिए ब्लड में कभी भी आपको फाइबर्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए ब्लड इज़ अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यूज़ में जनरली जो होता है ना मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू के फाइब्रोब्लास्ट से ही बनता है ना। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैट्रिक्स इज फाउंड बाय फाइब्रोब्लास्ट। लेकिन ब्लड के केस में बिकॉज फाइब्रोब्लास्ट नहीं है, तो इनका मैट्रिक्स मेनली बनेगा लीवर और लिम्फॉइड ऑर्गन्स से। ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, है ना। जो मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं यहाँ पे, अब आएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आप ध्यान रखें कि मैट्रिक्स जो है ये बनेगा लीवर और लिम्फॉइड ऑर्गन्स से। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग प्रॉपर तरीके से हमारा ब्लड वाला सिस्टम। देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक टर्म यूज़ करेंगे ब्लड के लिए। यहाँ से लेकर पूरे सेशन तक जब भी हम बात करेंगे ब्लड की, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे हीम। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हीम। तो हीम वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लड। तो व्हाट इज़ हेमेटोलॉजी? हेमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड का कलर कैसा रहता है? ब्लड एक रेड कलर्ड फ्लूइड है। रेड कलर्ड क्यों है? आप सबको पता है, बिकॉज ऑफ आरबीसीज। और आरबीसीज भी रेड कलर्ड क्यों है? क्योंकि आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर का रहता है, इसलिए पूरा का पूरा ब्लड हमें रेड कलर का दिखाई देता है। अब हम सोच रहे होंगे कि सर ब्लड में तो आरबीसीज भी हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, फिर आरबीसीज का ही कलर ब्लड में क्यों आता है? तो उसका भी रीज़न है कि आरबीसीज का नंबर, अब हम जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग सेल्स का नंबर कितना है। तो आप देखोगे आरबीसीज ही हैं मैक्सिमम आपके ब्लड में, तो आरबीसीज ही आरबीसी। जैसे ये पिक्चर भी देखो आप, इसमें ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं ना हमने, ये सारे के सारे आरबीसीज हैं। तो आप कंपैरिजन करो, ये आरबीसीज, ठीक है, ये दिखा रखे हैं हमने प्लेटलेट्स, ठीक है, और ये बाकी के सेल्स दिख रहे हैं बड़े बड़े डब्ल्यूबीसीज। तो आरबीसीज का नंबर मच 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 हायर है, इसलिए आपको ब्लड में मोस्टली आरबीसीज ही दिखते हैं, इसलिए ब्लड आपको रेड कलर का दिखाई देता है। पीएच की बात करें तो ब्लड का पीएच रहता है करीब 7.4, यानी आप इसको कह सकते हो स्लाइटली एल्कलाइन पीएच रहता है ब्लड का। ब्लड की अगर क्वांटिटी की बात करें तो डिपेंड करता है, फीमेल और मेल बॉडी में अलग अलग रहता है ये ब्लड का क्वांटिटी मोस्टली। अगर एक फीमेल बॉडी में बात करें हम लोग, तो ब्लड का क्वांटिटी रहता है 4 से 5 लीटर, जबकि मेल में आप करीब 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड प्रेजेंट रहता है। तो ये क्वांटिटी है फ्लूइड का वॉल्यूम, यानी ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है। चलिए अब मेन टॉपिक शुरू करते हैं ब्लड का। देखो, ब्लड को हमने इनके कॉम्पोजिशन के बेस पे, ब्लड में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स 2 है। पहला प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, ब्लड के वो एलिमेंट्स जिनका फॉर्मेशन कहीं और हुआ और बाद में वो ब्लड में एंटर हुए। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेसिकली आपके ब्लड सेल्स आएंगे, सारे के सारे ब्लड सेल्स किस में आएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और आप सबको पता है ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। अब देखो ये जो वर्ड है एरिथ्रो का मतलब खुद होता है रेड, है ना, जहाँ पे भी वर्ड एरिथ्रो आएगा इसका मतलब रेड होगा। सेकंड होता है डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स, इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है वाइट या कलरलेस, इसलिए इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूको मीन्स कलरलेस। और तीसरा जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, तीसरा जो ब्लड सेल है, उसका नाम है प्लेटिलेट, और इसका प्रॉपर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, है ना, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं इसे। थ्रोम्बो अगेन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बस वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट, इसलिए थ्रोम्बोसाइट्स यानी ऐसे सेल्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं उनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटिलेट्स। तो इनका इन हिसाब से नाम है। एरिथ्रो मतलब रेड, तो एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको मीन्स कलरलेस, तो डब्ल्यूबीसीज जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, इसलिए प्लेटिलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो ये हो गए आपके ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और ब्लड का 45% पार्ट जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स द्वारा बनाया जाता है। हम इस वीडियो में फॉर्म्ड एलिमेंट्स को केवल एक इंट्रोडक्शन के पर्पस से लेंगे, और बाकी हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे आरबीसीज पे, डब्ल्यूबीसीज पे, प्लेटिलेट्स पे, ना, सब पे अलग अलग वीडियोस हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्लड का 45% पार्ट किससे बनता है, फॉर्म्ड एलिमेंट से, और ब्लड का 55% पार्ट बनता है प्लाज्मा से। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, वो है प्लाज्मा। ये डायग्राम देखो आप, इस पिक्चर में ये जो आपको लिक्विड वाला पार्ट दिख रहा है ब्लड का, ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा ही ब्लड के लिए मैट्रिक्स का काम करता है। किसका काम करेगा, मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस जिसको आप बोलता है। तो एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स कैसा है, लिक्विड, इसलिए इसको एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखा जाता है। प्लाज्मा का कलर देखो आप यहाँ पे, जो प्लाज्मा का कलर रहता है, ये प्लाज्मा बेसिकली रहता है स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ किसको कहते हैं हम, स्ट्रॉ बेसिकली सूखी घास जो होती है ना, हे जिसको आप कहते हो, उसको स्ट्रॉ कहा जाता है। तो सूखी घास जैसा इसका कलर रहता है ना, और ये कलर रहता है पेल येलो। प्लाज्मा का कलर कैसा है, पेल येलो। आप इस पिक्चर में देख लो, आपको प्लाज्मा का कलर दिख रहा होगा पेल येलो, ये वाला। तो ये पेल येलो जो फ्लूइड है उसी को कहा जाता है प्लाज्मा। अब वाई प्लाज्मा इज पेल येलो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर देना है कि प्लाज्मा के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है यूरोबिलिनोजन। अब हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि यूरोबिलिनोजन का सोर्स क्या है। अगर आपको में से किसी को पता है कि यूरोबिलिनोजन कहाँ बनता है, क्या सोर्स है इसका, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके आप एक बार मुझे बताएं कि यूरोबिलिनोजन का सोर्स क्या है। तो ये जो यूरोबिलिनोजन है, इसी पिगमेंट की वजह से प्लाज्मा का कलर कैसा है, पेल येलो। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा से शुरुआत करते हैं हम लोग, उसके बाद वापस हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स में चलेंगे। यहाँ देखो आप, हमने क्या कहा, प्लाज्मा 55% पार्ट बनाता है ब्लड का। हमने क्या किया, ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, यहाँ पे देखो आप। तो जब हमने इसको टेस्ट ट्यूब में लिया तो नीचे की तरफ ये जो रेड कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है, इसमें सारे के सारे आरबीसीज हैं। अब बिकॉज ये सेल्स हैं तो विद टाइम धीरे धीरे आकर ये नीचे जमा हो गए, है ना। और हमने अभी क्या कहा कि ब्लड में का मोस्ट पार्ट किसका बना है, आरबीसीज का। तो आरबीसीज नीचे इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक सेटल डाउन हो गए, और उसके ऊपर ये जो आपको एक येलो पोर्शन दिख रहा है, इसमें प्रेजेंट है डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। इसको कहते हैं बफी कोट कहते हैं इसको। आरबीसीज के ऊपर दिखाई देते हैं, किस किस का बनता है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का। अब आप देखें कितना कम अमाउंट में डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स मिला के हैं, जबकि आरबीसीज अकेला कितना बड़ा कंपोजिशन लेकर चलता है। और इसके ऊपर जो आपको फ्लूइड दिख रहा है, उस फ्लूइड को, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। अब आप अगर देखोगे तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का 45% में से मैक्सिमम पार्ट किसका बना है, आरबीसीज का। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तो आरबीसीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसलिए जब हम हीमेटोक्रिट वैल्यू की बात करेंगे, एचवी की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है ना, तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। आपको फिलहाल याद रखना है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मैक्सिमम पार्ट किसका बनता है, रेड ब्लड सेल्स का।
तो ये होता है प्लाज्मा, जो ऊपर की तरफ आपको मिलेगा और सेल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जिसमें मोस्टली आपको दिखेंगे आरबीसीज और उसके ऊपर एक छोटा सा पतला सा कोड बनेगा डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं प्लाज्मा की। तो देखो प्लाज्मा का मैक्सिमम पार्ट तो वाटर का ही बनता है, ये प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है। प्लाज्मा का मैक्सिमम का पार्ट ये 90 to 93% प्लाज्मा किससे बन रहा है? वाटर से, ठीक है। उसके अलावा 7 से 8% प्लाज्मा में कुछ सल्यूट्स या सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसका सल्यूट का फॉर्मेशन करते हैं। आप रफली इसको ऐसे याद कर लो कि करीब 90% तो प्लाज्मा वाटर होता है और 10% इसमें सल्यूट्स या सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में गैसेस भी प्रेजेंट होती है। अब गैसेस प्रेजेंट होती है कौन सी गैसेस? रेस्पिरेटरी गैसेस। ब्लड का मेन काम क्या है? ब्लड का एक मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये 3 गैसेस भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। आपने पढ़ा होगा कि O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा के थ्रू होता है। और मेन पार्ट प्लाज्मा का क्या है? वाटर। बात करते हैं ये जो 10% सॉलिड्स है ना, इनकी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसमें बेसिकली आएंगे एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तो बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए या दूसरे आयंस हो गए, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडाइड, आयरन, कॉपर, ये मेन आयंस हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आएंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा प्रोटीन्स करीब 6 से 8% पार्ट बनाते हैं इसका, सॉलिड सब्सटेंसेस का। तो ये जो हमने 10% सॉलिड सब्सटेंसेस की बात की, इसमें से 6 से 8% तो किसका हो गया? प्लाज्मा प्रोटीन्स का। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में जो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें सबसे मैक्सिमम जो प्रोटीन पाया जाता है वो है एल्ब्यूमिन। ये ध्यान रखना है आपको, एल्ब्यूमिन सबसे मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है प्लाज्मा में, और ये सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन। और सबसे छोटा साइज़ में प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन का फंक्शन रहता है कि एल्ब्यूमिन आपके ब्लड का कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, यानी कि BCOP। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में कि विच प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपका आंसर होगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन मेंटेन्स द ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हम बात करते हैं ग्लोबुलिन्स की। तो ग्लोबुलिन्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो ग्लोबुलिन्स 3 टाइप के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन्स। अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स पे चलते पहले गामा ग्लोबुलिन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि गामा ग्लोबुलिन्स बेसिकली हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स को कहते हैं। व्हाट आर गामा ग्लोबुलिन्स? गामा ग्लोबुलिन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो आपने 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़े, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ये सब क्या है? ये सब इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। और आप सबको पता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर एंटी बॉडीज़, ये आपकी बॉडी की एंटी बॉडीज़ है जो हमें डिफेंस में रोल प्ले करती है। तो ये होंगे गामा ग्लोबुलिन्स। अब हम बात करते हैं अल्फ़ा ग्लोबुलिन्स की। तो अल्फ़ा ग्लोबुलिन्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है सेरुलोप्लाज्मिन। अल्फ़ा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल क्या है? सेरुलोप्लाज्मिन। और बीटा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल है ट्रांसफेरिन। मैं दोनों को साथ में बता देता हूँ आपको एक बार। देखो अल्फ़ा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल क्या है? सेरुलोप्लाज्मिन। बीटा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसफेरिन। और गामा ग्लोबुलिन्स का एग्जाम्पल क्या है? तो गामा ग्लोबुलिन्स क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी आपकी बॉडी की 5 अलग अलग टाइप की एंटी बॉडीज़ है गामा ग्लोबुलिन्स। तो सेरुलोप्लाज्मिन जो है ये और ट्रांसफेरिन ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। ये दोनों क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसका? तो सेरुलोप्लाज्मिन ट्रांसपोर्टेशन करता है कॉपर का, और ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्ट करता है आयरन का या फेरस का। तो नाम में ही समझ लो आप, ट्रांसफेरिन नाम है। क्या नाम है? ट्रांसफेरिन, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फेरिन, यानी कि आयरन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और सेरुलोप्लाज्मिन भी अगर आप नाम से याद करना चाहते हो तो C इज़ फॉर कॉपर। तो अल्फ़ा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल हो गया सेरुलोप्लाज्मिन, जो कॉपर कैरिंग प्रोटीन है या कॉपर का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और बीटा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल हो गया ट्रांसफेरिन, जो आयरन कैरिंग प्रोटीन है या आयरन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प
करता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इनके रेफरेंस में कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो क्या रहता है प्लाज्मा में, तो आपका आंसर होगा 2/1। एल्ब्यूमिन इज डबल इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू ग्लोबुलिन। और याद करना मुश्किल नहीं, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एल्ब्यूमिन सबसे छोटा लेकिन सबसे मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो एल्ब्यूमिन मैक्सिमम है, इनफैक्ट एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन से डबल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो ये रेशियो आपको याद करना है। और फिर हमने बात की गामा ग्लोबुलिन्स की। तीसरा प्रोटीन टाइप ऑफ प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है वो है फिब्रिनोजन। और इसके अलावा एक और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, चौथा, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, है ना। फिब्रिनोजन बोल दो, प्रोथ्रोम्बिन बोल दो, ये दोनों ही प्रोटीन्स आपको अगर याद हो तो आप ब्लड क्लॉटिंग वाले मैकेनिज्म में इन दोनों प्रोटीन्स को पढ़ते हो। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, है ना। ब्लड क्लॉटिंग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इन दोनों का रोल जो है स्टडी करेंगे। फिब्रिनोजन की अगर मैं बात करूँ तो फिब्रिनोजन इज दी लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, ये एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिब्रिनोजन इज दी लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन इज दी स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। ये सब चीज़ें नोट डाउन करते रहो आप साथ साथ में ना, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का सिंथेसिस कहाँ पे होता है। रिमेंबर, प्लाज्मा प्रोटीन्स का सिंथेसिस कहाँ होगा, लीवर में। प्लाज्मा प्रोटीन्स का सिंथेसिस कहाँ होगा, लीवर में। जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उन सब का सिंथेसिस लीवर में होता है एक्सेप्ट वन। कौन सा, गामा ग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज़। आप सबको पता है एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कौन करता है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है प्लाज्मा सेल्स। एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कौन करता है, प्लाज्मा सेल्स। तो गामा ग्लोबुलिन्स इकलौते प्लाज्मा प्रोटीन्स है जिनका फॉर्मेशन लीवर में नहीं होता। बाकी जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन, सेरुलोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ये सब के सब लीवर में ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये थे प्लाज्मा प्रोटीन्स। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जब डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन होने के बाद में डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं ये प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो अमीनो एसिड्स की बात करो, चाहे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स जैसे फैट्स भी कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में। उसके अलावा हार्मोन्स, आप सबको पता है हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और आपने पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते, तो जब इनके पास डक्ट्स नहीं होते तो इनके सीक्रेशंस सीधे कहाँ पहुँचते हैं, ब्लड के अंदर। तो ये इंटरनल सीक्रेशंस हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। उसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी प्लाज्मा में प्रेजेंट है जिनके अपने अपने फंक्शंस रहते हैं। हालांकि हम सब में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना आपको डिटेल में नहीं पूछेंगे, पर कुछ नाम है जैसे कि अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एसिड फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइपेज, एस्ट्रेज, प्रोटीज और ट्रांसअमीनेज, ये सारे एंजाइम्स जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसमें से एक के बारे में ज़रूर हम डिस्कस कर सकते हैं, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आप सबको अच्छे से पता होगा, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज में जाने के बाद में वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन से बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये H2CO3 इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाता है H++ बाइकार्बोनेट आयन में, और ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ये रिएक्शन हमने यहाँ क्यों स्टडी की, ये इसलिए हमने स्टडी की बिकॉज ये जो कंप्लीट रिएक्शन है ये एक एंजाइम के थ्रू होती है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये पूरी रिएक्शन कौन करवाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको मिलेगा आरबीसीज के अंदर, ये ध्यान रखना है ना। देखो आरबीसीज में भी प्रेजेंट है और प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज ज़्यादा होता है तो आंसर होगा आरबीसीज में। प्लाज्मा में इसका कंटेंट थोड़ा कम रहता है, इसलिए बोथ ऑफ दी अबाव मिले तो बोथ ऑफ दी अबाव आंसर लिखें, नहीं तो आप आंसर लिखें रेड ब्लड सेल्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मेजर क्वांटिटी आपको रेड ब्लड सेल्स में देखने को मिलेगा। और बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की तो इसमें नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। देखो हमने क्या कहा, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस प्रोटीन्स भी होते हैं और नॉन प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ये हो गए आपके नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस प्लाज्मा प्रोटीन्स। और नॉन प्रोटीन की बात करें तो देखो अमोनिया, क्रिएटिन, क्रिएटिनाइन,
जेंथिन, हाइपोजेंथिन, यूरिया और यूरिक एसिड। ये मैक्सिमम जो है ये सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं जो प्लाज्मा की हेल्प से किडनी द्वारा फिल्टर किए जाते हैं। ये यहाँ से किडनी में जाते हैं और वहाँ से वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। और उसके अलावा प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज़ जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस की, ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स की फॉर्म में। तो ये जो है ये प्लाज्मा का मेन कॉम्पोजिशन है जो आपको थोड़ा याद करना होगा। और इसमें सबसे ज़रूरी क्या याद करना है आपको, प्लाज्मा प्रोटीन्स। एक बार मैं वापस बता दूं आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स को लेकर, मैक्सिमम कौन सा है, एल्ब्यूमिन। सबसे छोटा कौन सा है, एल्ब्यूमिन। बीसीओपी यानी ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन के 3 टाइप, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा का एग्जाम्पल है सेलुलोप्लाज्मिन जो कॉपर कैरिंग है, बीटा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल है ट्रांसफेरिन जो आयरन कैरिंग है, और गामा ग्लोबुलिन्स जो हैं वो आपकी सारी की सारी एंटी बॉडीज़। और उसके अलावा फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जैसे कुछ और प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। फिब्रिनोजन सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन रहेगा। सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, लीवर में। लेकिन एक गामा ग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज़ जिन्हें प्लाज्मा सेल्स द्वारा बनाया जाता है वो लीवर में नहीं बनते। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो ये था एवरीथिंग अबाउट प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं, हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। अभी देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना परसेंटेज बना रहे हैं, 45%। और इन 45% में रेड ब्लड सेल्स हैं मैक्सिमम। ये जो साइज़ बनाया ना हमने बॉक्स का, ये साइज़ इनके कॉम्पोजिशन के हिसाब से, इसलिए सबसे ज़्यादा बड़ा बॉक्स किसका है, आरबीसीज का। आरबीसीज का आप नंबर देखें 4.8 to 5.4 मिलियन। कितना, 4.8 to 5.4 मिलियन। और बाकी आप अगर देखें तो प्लेटलेट्स की देखें तो प्लेटलेट्स केवल 1,50,000 यानी 1.5 to 4 लाख, यानी काफ़ी कम एज़ कम्पेयर टू आरबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज तो और भी कम है, ओनली 5,000 to 10,000। इसलिए जब आपने ये पिक्चर बनाया था ना ये वाला, तो इसमें आप देखो डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बहुत कम दिखते हैं आपको, और मेन दिखाई देता है आरबीसीज। ठीक है, तो अब आरबीसीज के अगर इनके नंबर की बात करें, सॉरी, तो आरबीसीज का नंबर अगर आपसे पूछा जाए, चलो जब हम आरबीसीज को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, तब हम मेल में, फीमेल में और इन्फेंट्स में इनका अलग अलग नंबर देखेंगे। फिलहाल आप बस इतना ध्यान रखें, आरबीसीज का नंबर ऑन एन एवरेज 4.5 to 5.5 मिलियन प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज 5,000 से 10,000 और प्लेटलेट्स 1.5 लाख to 4 लाख इन नंबर। डब्ल्यूबीसीज भी फिर अगेन 2 टाइप के होते हैं। डब्ल्यूबीसीज के जो 2 टाइप हैं उसमें से पहला टाइप है आपका ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा टाइप है अग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, इनको हम लोग और डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। डब्ल्यूबीसीज पे एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे हम लोग। देखो ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स, फ़र्क क्या है, ग्रेन्युलो मतलब ऐसे सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स देखो आप, इओसिनोफिल्स, बेजोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कौन कौन से, इओसिनोफिल्स, बेजोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स। और अग्रेन्युलोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब इनको कैसे याद करना है, तो जब हम बात करेंगे ना, जब हम डब्ल्यूबीसीज को डिटेल में स्टडी करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इनको याद कैसे करना है। इनफैक्ट यू डोंट नीड अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस। ठीक है, मैं आपको जब इसके बारे में समझाऊंगा ना तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर अगर बात करें इनके कॉम्पोजिशन की कि डब्ल्यूबीसीज में मैक्सिमम कौन से होते हैं वगैरह वगैरह, वो भी हम लोग डब्ल्यूबीसीज वाले वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना, तो आप इतना सा ध्यान रख लो कि न्यूट्रोफिल्स आर द मैक्सिमम डब्ल्यूबीसीज जो कि प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जब इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हमने SEM मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स होते हैं, और ये विजन कितना है 3500x पे आप आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को देख रहे हो। ये देखो आप आपके सामने सबसे पहले तो आरबीसीज देखते हम। ये आरबीसीज कैसा शेप है, आरबीसीज ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये, और बीच में अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको कॉन्केविटी दिखाई दे रही है। ये क्या प्रेजेंट है इसमें, कॉन्केविटी। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आरबीसीज कॉन्केव कैसे हो गए। तो बेसिकली क्या है कि आरबीसीज जो इमेच्योर आरबीसीज होते हैं ना, जो यंग आरबीसीज होते हैं, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ड्यूरिंग मैच्योरेशन ये न्यूक्लियस लूज हो जाता है। लूज हो जाता है मतलब वो सेल से निकल जाता है। अब न्यूक्लियस, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनल्स है ना, ये सब की सब आरबीसीज में सकआउट हो जाती है। तो ये सेंटर से ऐसे सकआउट होती है, इसकी वजह से ये सेंटर में
पिचक जाता है आरबीसीज, इसलिए ये इस तरह से बाइकॉन्केव दिखाई देता है। बाइकॉन्केव क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि दोनों तरफ से कॉन्केव है। ये वाला सरफेस, इसके पीछे वाला सरफेस देखोगे तो वो भी कैसा है? कॉन्केव। फिर हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की। तो आप देख लो यहाँ पे वाइट ब्लड सेल, आपको किसी तरह का यहाँ पर कलर नहीं दिख रहा, ये कलरलेस सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये देखो आप कंप्लीट वाइट कलर के दिखाई देते हैं। और फिर ये दिखाई देते हैं प्लेटलेट्स, इनका भी कोई कलर नहीं होता है सच, पर कुछ बुक्स में लिखा है कि हल्के से पर्पलिश टाइप ये रहते हैं, तो ऐसा रहता है। डब्ल्यूबीसीज का ऐसा कोई शेप नहीं होता, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज बहुत अलग अलग टाइप के हैं, तो आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं ना। जब हम अलग अलग टाइप के डब्ल्यूबीसीज पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे शेप की बात कर सकते हैं। प्लेटलेट्स का भी ऐसा कोई शेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेसिकली प्लेटलेट्स फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, उन मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट है ये। अब मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं, इनका फ्रेगमेंट्स कैसे बनते हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डिफरेंसेस देखें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स में मेनली, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को एक साथ ना थोड़ा बहुत कंपेयर कर देता हूँ, ताकि चीज़ें आप यहीं पे याद कर लो इनके बारे में। बाकी हम डिटेल में तो इनको लेंगे ही। तो सबसे पहला डिफरेंस देखा हमने इनके नंबर पे, बेस पे, जो हमने डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले किया। फिर हम बात करते हैं इनके साइज़ की। तो साइज़ का डिफरेंस अगर हम देखें तो साइज़ में देखो आप आरबीसीज का जो साइज़ रहता है वो करीब 7.5 माइक्रॉन्स रहता है। कितना? 7.5 माइक्रॉन्स। डब्ल्यूबीसीज आप देखो बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो इनका साइज़ वेरी करता है 6 माइक्रॉन से लेकर 20 माइक्रॉन्स तक, यानी ये आपके लार्जेस्ट ब्लड सेल्स हैं। विच आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स? डब्ल्यूबीसीज। आप यहाँ कंपैरिजन भी देख सकते हो ना एक साथ। ये पिक्चर है, एक ट्रू पिक्चर है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इसमें देखो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की साइज़ को कंपेयर करो आप, तो ना डब्ल्यूबीसीज आर मच लार्जर। प्लेटलेट्स तो बहुत ही छोटे हैं आपके, प्लेटलेट्स का साइज़ बहुत ही छोटा रहता है, करीब आप ऐसा समझ लें 2 से 3 माइक्रॉन्स इनका साइज़ रहता है, ओनली 2 to 3 माइक्रॉन्स। तो प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसीज आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। फिर तीसरा डिफरेंस हम शेप के बेस पे कर सकते हैं। आरबीसीज के बारे में हमने कहा कि ये बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप है। डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का ऐसा कोई शेप नहीं होता, आप इनको इरेगुलर शेप्ड कह सकते हो। और नेक्स्ट डिफरेंस हम कर सकते हैं कि कलर के बेस पे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस अभी किया था। और फिर हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस इनकी लाइफ स्पेन पे। किस पे? लाइफ स्पेन। तो आप सबको अच्छे से याद है कि जो आरबीसीज रहते हैं ना, इन आरबीसीज का लाइफ स्पेन रहता है करीब 120 डेज़ का। आरबीसीज का लाइफ स्पेन कितना है? 120 डेज़, यानी लॉन्गेस्ट लिविंग ब्लड सेल है ये। 120 दिन, 120 दिन यानी करीब 4 महीने, और 4 महीने बाद इनको जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है। डब्ल्यूबीसीज की लाइफ की अगर हम बात करें तो करीब 1 से 14 दिन इनकी लाइफ रहती है। पर आप डब्ल्यूबीसीज को अगेन जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इनकी लाइफ में। कैसे वेरिएशन? एक छोटे से एग्जांपल को मैं आपको समझाता हूँ। आपने पढ़ा होगा अबाउट मेमोरी सेल्स, इम्यूनिटी वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि जो टी लिम्फोसाइट्स है और बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो जब पहली बार किसी एंटीजन से फाइट करते हैं, पहली बार किसी पैथोजन से फाइट करते हैं, तो वो उस एनकाउंटर को याद कर लेते हैं और कुछ मेमोरी सेल्स बनाते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये पैथोजन एंटर करे तो उसके अगेंस्ट ये एक हाइटन्ड, एक तगड़ा रेस्पॉन्स दे, जिसको आप कहते हो सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स इन मेमोरी सेल्स का रहता है, और इन मेमोरी सेल्स का जो लाइफ रहता है वो ईयर्स तक लंबा रहता है, कई सालों तक ये मेमोरी सेल्स सर्वाइव करते हैं। तो अगेन आप डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ है उसको ना जनरलाइज नहीं कर सकते ना, बहुत वेरिएशन है। और प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो 5 से 9 दिन का प्लेटलेट्स का लाइफ रहता है। ठीक है, इनमें जो आपको मेन याद करना है वो याद करना है आरबीसीज के लाइफ का। फिर एक मोटा मोटा बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो इनमें आएगा वो आएगा इनके प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप याद रखें आरबीसीज और प्लेटलेट्स ये 2 ऐसे ब्लड सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। किस किस में? आरबीसीज में और प्लेटलेट्स, इन दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, यानी ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स है। जबकि डब्ल्यूबीसी में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। आरबीसीज में जो है न्यूक्लियस नहीं होता। अब क्या एक्सेप्शंस हैं और कहाँ कहाँ हैं वो सब हम आरबीसीज को जब डिटेल में लेंगे तब वहीं बात करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। फिर बात करते हैं इनके काम की, यानी इनके फंक्शन की। तो आपको ये ऑलरेडी पता है आरबीसीज के फंक्शन की अगर हम बात करें तो आरबीसीज का फंक्शन रहता है O2 और CO2 का
ट्रांसपोर्ट, यानी जो रेस्पिरेशन में आप गैसियस ट्रांसपोर्ट की बात करते हो वो आरबीसीज के थ्रू होता है। बात करें डब्ल्यूबीसीज के फंक्शन की, तो आप सबको पता है कि आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो डब्ल्यूबीसीज मेंटेन करता है। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बस मतलब अभी हमने क्या देखा? ब्लड क्लॉट। तो प्लेटलेट्स का काम क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग। तो ये इनका मेन काम है, आरबीसीज O2 CO2 ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यूबीसीज डिफेंस और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कुछ टर्म्स बताने हैं मुझे आपको, और मैं चाहूँगा कि इन टर्म्स को मैं यहीं डिस्कस कर लूँ आपके साथ, क्योंकि टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में डिस्कस करने के चीज़ों को आप समझ जाओगे। यहाँ मैं आपको 2 टर्म्स सिखाऊंगा पहले, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। एक सफिक्स हम यूज़ करेंगे पीनिया और एक सफिक्स हम यूज़ करेंगे साइटोसिस। ये ध्यान रखें आप, पीनिया और साइटोसिस अच्छे से समझें, आपको याद हो जाएगा। पीनिया का मतलब होता है कम हो जाना, पीनिया का मतलब रिडक्शन इन नंबर, और साइटोसिस का मतलब हो जाए बढ़ना, यानी इंक्रीज इन नंबर। यानी अगर मैं वर्ड यूज़ करूँगा पीनिया तो इसका मतलब होगा कि कम हो जाना, और वर्ड अगर यूज़ करूँगा मैं साइटोसिस तो इसका मतलब है कि वो इंक्रीज हो गया। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरबीसीज से शुरू करते हैं। तो रिडक्शन इन नंबर ऑफ आरबीसीज, यानी अगर आपकी बॉडी में आरबीसीज का नंबर कम हो जाए तो वर्ड यूज़ होता है एनीमिया। क्या वर्ड है? एनीमिया। रिमेंबर, एक और कंसेप्ट में आपको एक और तरीका बता दूँ याद करने का। ये जो वर्ड है ना MIA, ये ध्यान रखें आप, EMIA। अगर किसी भी टर्म के पीछे EMIA यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये ब्लड से रिलेटेड बात चल रही है यहाँ पे। किसके रिलेटेड? ब्लड के रिलेटेड। इसलिए आपको मैक्सिमम डिसऑर्डर्स में अगर MIA दिख रहा है तो आप समझ जाना हम लोग यहाँ पर ब्लड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन इन नंबर, कि अलग अलग सेल्स में जब नंबर कम होने लगते हैं ब्लड में, जैसे ब्लड में आरबीसीज का नंबर कम हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे उस डिसऑर्डर को? दैट इज कॉल्ड एज एनीमिया। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज के नंबर कम हो जाने की, तो रिडक्शन इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज कॉल्ड एज ल्यूकोपीनिया। क्या वर्ड यूज हुआ है? ल्यूकोपीनिया। ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट्स और पीनिया अभी हमने देखा रिड्यूस्ड, है ना। तो जब डब्ल्यूबीसीज का नंबर कम होने लगे तो वर्ड क्या यूज होगा? ल्यूकोपीनिया। जैसा कि आप पढ़ते हो एड्स के केस में, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और टाइफॉइड, ये 2 केस में आपको हमेशा ल्यूकोपेनिया देखने को मिलेगा। तीसरा वर्ड, अब देखो जब मैं ये वर्ड लिखूंगा तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। वर्ड क्या यूज़ किया मैंने? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, थ्रोम्बोसाइटो इज थ्रोम्बोसाइट्स और पीनिया इज रिडक्शन। यानी अगर आपका प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज होने लगे ब्लड में, उस कंडीशन को कहा जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। और ये आपको सबसे कॉमन दिखाई देता है डेंगू के केस में। आपने बहुत बार सुना होगा कि डेंगू के केस में प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो वर्ड क्या यूज़ करना है? पीनिया, और आगे लगा देना है सेल का नाम। तो ल्यूकोपीनिया डब्ल्यूबीसीज का नंबर कम हो जाना, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर कम हो जाना। और ब्लड आरबीसीज के लिए प्रॉपर वर्ड यूज होता है एनीमिया कहते हैं इसको, है ना। ये और ये वर्ड आपको ऑलरेडी सुना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। फिर हम बात करते हैं नंबर इंक्रीज होने जाने को क्या कहते हैं, है ना। क्या सफिक्स यूज करेंगे हम? साइटोसिस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसीज। आरबीसीज में हम हमेशा अलग ही नाम यूज़ करेंगे। आरबीसीज में नंबर इंक्रीज होने को हम कहते हैं पॉलीसाइदीमिया। ये ध्यान रखें आप। वापस क्या वर्ड यूज़ हो रहा है पीछे? EMIA, यानी रिलेटेड टू ब्लड। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा। पॉलीसाइदीमिया का मतलब क्या हो जाएगा? अगर आरबीसीज का नंबर इंक्रीज होने लगे तो उसको हम कहते हैं पॉलीसाइदीमिया। ठीक है, फिर हम चलते हैं कहाँ पर? डब्ल्यूबीसीज के पास चलते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज में नंबर इंक्रीज हो जाने को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो यहाँ पे अब आप देखो, अब हम ये फॉलो करेंगे पैटर्न। साइटोसिस मतलब बढ़ जाना और ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज। तो जब डब्ल्यूबीसीज का नंबर बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। एंड रिमेंबर, ल्यूकोसाइटोसिस आपको होगा इन्फेक्शंस के केसेस में। बट ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाएं, पैथोजेंस एंटर कर जाएं, तो डब्ल्यूबीसीज का नंबर इंक्रीज होगा ताकि उन पैथोजेंस को के साथ फाइट किया जा सके। ये वैसी बात है कि अगर बॉर्डर पे लड़ाई चालू हो जाए तो नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है वहाँ पर बढ़ा दिए जाते हैं। तो सेम वैसा ही है कि अगर इन्फेक्शंस होगा तो डब्ल्यूबीसीज का नंबर बढ़ा दिया जाता है। लेकिन एक और केस होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। इसको आप अच्छे से समझें, ल्यूकेमिया। अब अगेन आप समझें, MIA लगा है पीछे, यानी ब्लड से रिलेटेड, और ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसीज। ल्यूकेमिया का भी मतलब होता है डब्ल्यूबीसीज का नंबर इंक्रीज हो जाना।
लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया में डिफरेंस ये है कि ल्यूकेमिया में WBCs का नंबर लाखों में पहुंच जाता है। नॉर्मली अभी हमने देखा WBCs कितने होते हैं, तो 5,000 से 10,000। समझो अगर WBCs 25,000 हो गए, 30,000 हो गए, 20,000 हो गए, तो ये कंडीशंस कहलाती है ल्यूकोसाइटोसिस, जो इन्फेक्शंस के केस में होता है। यही अगर ल्यूकेमिया के केस में WBCs का नंबर लाखों में जाता है, एंड ल्यूकेमिया को कॉमनली हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर। जब ब्लड का कैंसर हो जाता है तो WBCs का नंबर लाखों में पहुंच जाता है। फिर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो जब प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब अगेन यहाँ पर हम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। साइटोसिस मतलब बढ़ जाना, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। एक बार इस चीज़ को वापस मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। पीनिया वर्ड यूज़ होगा तो नंबर डिक्रीज होना, और साइटोसिस वर्ड यूज़ होगा तो नंबर इंक्रीज होना। शुरू करते हैं आरबीसीज। अगर आरबीसीज का नंबर कम हो गया तो उस कंडीशन को कहा जाता है एनीमिया। WBCs का नंबर कम हो गया तो इस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपेनिया, ल्यूको इज WBC, पीनिया इज कम हो जाना, जैसे कि एड्स और टाइफाइड के केस में होता है। फिर आता है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। थ्रोम्बोसाइटो यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, पीनिया मतलब कम हो जाना, यानी कि प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाना, जैसा कि डेंगू के केस में होता है। फिर बात करते हैं बढ़ जाने की। तो आरबीसीज का नंबर बढ़ेगा तो पॉलीसाइथीमिया। आपको कुछ बुक्स में पॉलीसाइथीमिया को एरिथ्रोसाइटोसिस भी लिखा है, तो है ना, तो आप समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। एरिथ्रोसाइट्स और साइटोसिस बढ़ जाना, तो एक ही बात है, पॉलीसाइथीमिया या एरिथ्रोसाइटोसिस। फिर आते हैं WBCs का नंबर इंक्रीज होना तो ल्यूकोसाइटोसिस, और यही WBCs का नंबर लाखों में चला जाए तो आप इसको कहते हो ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर। और प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज हो जाना कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग, ठीक है, इंडिविजुअली देखेंगे अबाउट RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में अभी भी किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मेरी मेल आईडी पे या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मेरे को इस चैनल को ज्वाइन करें, सबसे पहले आप मुझे इस नंबर पे मैसेज डालें, ताकि मैं आपको मेरे मेन जो मेंबर्स का ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर सकूं। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।